थैंक यू मैम। किसी भी देश के लिए जरूरी है कि आपके जो संबंध है आपके पड़ोसियों से बहुत अच्छे रहें, क्योंकि आप पड़ोसी बदल नहीं सकते। तो अच्छा है कि उनसे संबंधों में मधुरता बनी रहे। लेकिन भारत के जो संदर्भ में आप देखेंगे तो बेसिकली जो भी हमारे पड़ोसी हैं, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन आपको बहुत सारे देशों के साथ देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर आज की चर्चा जिस देश के बारे में है वो चीन। तो इन दोनों ही देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही जो अदर जो कंट्रीज हैं उनसे भी संबंध बस जिग जैग जिग के रूप में चलते रहते हैं। जिससे ना केवल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं जो चाणक्य की पॉलिसी है कि आपका आपका जस्ट पड़ोसी अच्छा ना हो तो आप उसके आने वाले जो पड़ोसी हैं, उनसे संबंध अच्छे बनाए, तो कुछ इसी दिशा में भारत की जो विदेश नीति है वो काम करती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में हमारे जो लर्नर्स हैं अंश, ऋषिका, देवांश और दीक्षा, उनके साथ समझने की कोशिश करते हैं इंडिया चाइना रिलेशन को, और समझते हैं कि जो आने वाले टाइम में ये रिलेशन और कितना ग्रो करेगा। सो मूविंग अहेड, हम देवांश से शुरू करने जा रहे हैं। देवांश, किसी भी कंट्री के साथ जब अब रिश्ते बनाने की बात करते हैं तो बेसिक थिंग जो काम करती है वो आइडिया है, चाहे वो कोल्ड वॉर की बात की जाए या अभी के टाइम की। तो आइडिया के बेसिस पे बेसिकली आप किसी भी देश के साथ रिलेशन बना सकते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ चाइना सो दैट कि वी कैन अंडरस्टैंड द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। मैम, मॉडर्न डे चाइना की अगर बात की जाए तो मॉडर्न डे चाइना काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है माओ की आइडियोलॉजी से, जो खुद मार्क्सिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और माओ की अगर बात की जाए तो माओ 1893 में उनका जन्म हुआ, और उसी के जस्ट पहले, कुछ समय पहले, हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर हुआ है। ड्यूरिंग माओ वर्ल्ड वॉर हुआ है। और उसके जस्ट पहले ओपियम वॉर्स हुए हैं 1840s में चाइना में। और पास ही में इसी सिनेरियो में किसी भी हम जब माओ माओ जैसे फिलोसोफर या पॉलिटिकल थिंकर की बात करते हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जब अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप करता है तो उसका एनवायरनमेंट उस पर काफी असर डालता है। ओपियम वॉर हो गया, या जापान की ग्रोथ हो गई, शुरुआती ग्रोथ जो जापान की रही है, और जो जापान का हमेशा से नजर रही है चाइना के वेल्थ और रिसोर्स पे उस समय पे, ये चीजें काफी माओ की आइडियोलॉजी में इम्पैक्ट करती हैं। और हमें देखने को भी मिलता है आगे कि किस तरीके से कम्युनिज्म ने माओ को इम्पैक्ट किया और लेनिन की फिलोसफीज ने माओ को इम्पैक्ट किया। माओ इन्होंने मार्क्सिज्म से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और क्योंकि उस समय कॉलोनियलिज्म जो है, जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म था, उसने काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया था चाइनीज सोसाइटी को, और मंचाओ डायनेस्टी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और रूल करने के लिए उतनी अच्छी नहीं रह गई थी। तो माओ ने लेनिन की फिलोसफीज को अपने आइडियोलॉजीज में काफी ज्यादा इनकलकेट किया, और उसके उसके साथ अपनी फिलोसफीज डेवलप की, और अपनी अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग थियरीज डेवलप की, जैसे कि थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन, थियरी ऑफ वॉर, थियरी ऑफ पावर, न्यू डेमोक्रेसी या ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि फेल्ड आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ऐसी फिलोसफीज उन्होंने डेवलप की और चाइना को ग्रोथ के रास्ते पे लाए। हाँ, आज के अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने काफी ज्यादा उसी उन्हीं के फिलोसफीज के अराउंड रिवॉल्व किया है, और जो भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है मॉडर्न डे चाइना की, उसमें माओ का इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा है। अगर थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो माओ इसमें लेनिन से काफी ज्यादा सिमिलर व्यूज रखते हैं, और काफी थिंकर्स ने कहा है कि माओ के इसमें कुछ ओरिजिनल व्यूज नहीं है, जिसमें ये एक पार्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं और रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, और कहते हैं कि जो है वॉरफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है रिवॉल्यूशन आने के लिए। ये एथिक्स और प्रिंसिपल्स को भी अलाउ नहीं करते हैं रिवॉल्यूशन में। कल्चरल रिवॉल्यूशन के थ्रू ये एथनिक क्लेंजिंग की बातें करते हैं, जिससे चाइना को सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक प्रिंसिपल्स पे लाने की बात करते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी पॉलिसीज के साथ माओ कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से चाइना को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की कोशिश करें। और एक थियरी, 100 फ्लावर्स ब्लूम जैसी थियरी, जिसको माओ लेकर आते हैं, जो कि एक मेथड था लोगों के व्यूज को इकट्ठा करने का और अपनी कम्युनिज्म की फिलोसफी में, आइडियोलॉजी में आने वाली शॉर्टकमिंग्स को इनलिस्ट करने का और उनको सॉल्व करने का। इन थियरीज के थ्रू माओ ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट लाया चाइनीज पॉलिसीज पे, चाइनी और वाइल फॉर्मिंग हिज पॉलिसीज, एक चीज जो उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान में रखी वो थी चाइना का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। चाइना के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी सारी आइडियोलॉजी को डेवलप किया है।
और जिससे कि चाइना की ग्रोथ में काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया, काफी ज्यादा चाइना ग्रो किया है इसकी वजह से। तो मुझे लगता है मैम कि माओ ने चाइना को ओवरऑल काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया, और मॉडर्न डे चाइना जो कि एक ट्रेड लीडर है वर्ल्ड का, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के आया है, इसमें 100 फ्लावर्स ब्लूम जैसी पॉलिसीज का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। ओके, मूविंग अहेड टू यू दीक्षा, जैसे कि अभी देवांश ने कहा कि माओ की जो भी पॉलिसी थी कहीं ना कहीं अभी के टाइम में, अभी आप भी करंट सिनेरियो में आप चाइना को देखेंगे तो बेसिकली चाइना का जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का खेल है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो उसका डोमिनियन है, वो जो डोमिनेंस है वो आप पूरे वर्ल्ड में देखने की कोशिश करेंगे, दिखाई भी देगा आपको कि किस तरीके से वो अपने एक्सपोर्ट को ग्रो कर रहा है। और चाहे वो करेंसी मैनिपुलेशन हो, आई डिस्कस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। बट मूविंग टू यू दीक्षा, आप यहाँ पे इनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है, इकोनॉमिक पॉलिसी जहाँ पे चाइना बात करता है लिबरलाइजेशन की, उससे कितना आप इत्तेफाक करती हैं, और उसके बारे में आप कैन यू सजेस्ट समथिंग, या कैन यू प्लीज गिव योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? यस मैम। बेसिकली देखा जाए तो जो चाइना की इकोनॉमिक राइज है वो डेंग जाओपिंग के टाइम से ही स्टार्ट हो जाती है, जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1970s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे और एक क्लोज्ड इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाएंगे चाइना को। और उसके लिए चाइना ने बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लिए, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनाए हैं एफडीआईज के लिए और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारा मनी इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स हो गई, मॉडर्न हाईवेज और मेगा सिटीज वगैरह। और इन फैक्टर्स के साथ में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है चाइना ने। और उसका रिजल्ट है, जैसे अब रिसेंटली हम देख रहे हैं एआई में मैनस आया है, डीप सीक वगैरह। और साथ ही साथ उनकी ग्रीन एनर्जी और ई कॉमर्स की कंपनीज जैसे हुआवे, अलीबाबा एंड बीवाईडी एक्सेट्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अभी हमारे समझने की ये है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत लीड कर रहा है, बट साथ ही साथ उसकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और डेट ट्रैप पॉलिसीज की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत ज्यादा लॉस क्रिएट कर लिया है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर नेशंस। ओके, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अंश, लेट्स डिस्कस समथिंग विद यू, कि बेसिकली कहा जाता है कि जब कंट्रीज को अपनी हेजेमनी बनानी होती है, जैसे आपको याद हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब यूएस को अपनी हेजेमनी बनानी थी, तो जो उसका सेकेंड काउंटर पार्ट था जापान, उस पर उसने परमाणु बम ड्रॉप कर दिया। सेम वे एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि अगर चाइना को कभी अपनी हेजेमनी प्रूव करनी होगी बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो जो सबसे वल्नरेबल होगा वो हो सकता है इंडिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखते होंगे कि पाकिस्तान के साथ चाइना का जो ग्रोइंग रिलेशन है वो, या रशिया के साथ कहीं ना कहीं जो अपने वो टर्म्स बना के रख रहे हैं वो। तो साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अंश, चाइना कहाँ है? और अगर स्पेशल सिग्निफिकेंस में हम बात करें इंडिया के, यानी 1962 के बाद जिस तरह से रिश्ते हमारे अप्स डाउन्स चले हैं, तो स्पेशल कॉन्टेक्स्ट जब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तब आप चाइना को कहाँ देखते हो? जी मैम। मैम अगर चाइना की इन्फ्लुएंस को साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो उसका वो एक एक्सपेंशन पॉलिसी पे काम कर रहा है, जो कि मतलब मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया, या और दूसरी चीज है। मैम इसमें अगर मेजरली मैं देखूँ तो चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। आइदर उसका बीआरआई प्रोजेक्ट हो गया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो एक कॉरिडोर कहीं ना कहीं बना रहा है, जिससे वो और भी इजी कर दे रहा है, चाहे एनर्जी ट्रांसफर हो या बेसिकली ट्रेड्स एंड ऑल को काफी इजी कर दे रहा है। इसके साथ साथ मैम वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू भी उनको कहीं ना कहीं ल्योर करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं डेट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को, अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पूरे साउथ ईस्ट एशियन में कंट्रीज में डाल रहा है। अगर मैं चाइना के क्लेम की बात करूं, जैसे कि 9 डैश लाइन जो है उसमें भी वो क्लेम करता है, तो कहीं ना कहीं और बाकी कंट्रीज उसको कहीं ना कहीं वो करते हैं, मैरी टाइम अपने मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको डिनाई करते हैं। तो मैम इन चीजों के थ्रू भी वो कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में। आइधर मैं एशियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, ठीक है, उसमें भी उसने काफी ज्यादा हेविली इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके थ्रू, और या तो मैं एजुकेशन की भी बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करके वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर रहा है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप निकाल रहा है, जिसके थ्रू वो मतलब उनको इंटर्न्स करना चाह रहा है। इसके इसके अलावा मैम अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ मैम, तो मैम इंडिया को भी ग्रेटली अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेसिफिकली शिनजियांग प्रोविंस,
तो कहीं ना कहीं जैसे कि वो बॉर्डर शेयर करता है नॉट ओनली विथ इंडिया बट विथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंक्लूडिंग रशिया, मंगोलिया, इन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। शिनजियांग प्रोविंस मैम एक की रोल प्ले करता है, आइदर उसका BRI इनिशिएटिव हो गया या उसका CPEC हो गया जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं वो एक मतलब पाइवट रोल प्ले कर रहा है चाइना चाइना के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए। तो एक ये चीज हो गई CPEC कॉरिडोर की बात करूँ। और कहीं ना कहीं मैम अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी कितनी बढ़ती जा रही है चाइना के ऊपर, तो ये पाकिस्तान की जो इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी है आइदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हो गया या उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उस तरीके से जो चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके ऊपर, और इस तरीके से हम देख सकते हैं जैसे बलोच रिबेल्स, ये सारी जो चीजें हो रही है कहीं ना कहीं इसके पीछे भी चाइना का वो है, जैसे कि वो नहीं चाहते हैं कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो। और बेसिकली मैम एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि चाइना का इतना इन्फ्लुएंस अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी सोवरेनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग भी इस चीज को लेकर काफी कंसर्न है, तो इसलिए वो अपना वॉइस रेज कर रहे हैं। So, that's fine. सो जैसे अंश ने भी कुछ पॉइंट्स बताए कि हाउ चाइना इज ग्रोइंग, बट या तो चाहे वो कहीं ना कहीं आप देखें तो इनका इंफ्रा लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जैसे उनका श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाद में उन्होंने हम्बन टोटा को पूरा तरीके से एक्वायर ही कर लिया, या धीरे धीरे करके पोर्ट कैप्चर करने की जो कोशिश हो रही है, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ कहीं ना कहीं जिसमें रोल प्ले कर रहा है ऋषिका, वहां पे करेंसी का भी रोल आता है, जहां पे आप देखिए कि चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से करेंसी मैनिपुलेशन कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखो तो एक्सपर्ट इसको एक टर्म से क्वाइन करते हैं जिसको कहते हैं करेंसी वॉर, यानी आने वाले टाइम में जब वॉर होगी तो इट्स और मोर और लेस डॉलर वर्सेस रूबल या डॉलर वर्सेस रिमिनबी। यहाँ पे आप करेंसी वॉर को कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं व्हेन इट टॉक्स अबाउट द हेजिमनी ऑफ एनी कंट्री, या इन टर्म्स ऑफ चाइना बात करें? मैम सबसे पहले तो इन द करेंसी वॉर जो नेशंस इन्वॉल्व होते हैं दे डिवैल्यू देयर करेंसीज इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन एक्सपोर्ट्स लुक मोर अट्रैक्टिव इन द मार्केट्स अब्रॉड एंड बाय इफेक्टिवली लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स इन द कंट्रीज प्रोडक्ट्स, उनके जो कंट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोर अपीलिंग हो जाते हैं मार्केट्स के लिए। This is sometimes referred to as comparative devaluation also. And in the context of China, uh, it is key currency wars often revolves around the Chinese yuan and its valuation against other countries, other currencies, possibly the US. एंड इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो हम देखते हैं कि चाइना ने 2005 तक एक फिक्स एक्सचेंज रेट रखा हुआ था। व्हेन उसके बाद जब उसने फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्ट कर दी थी अपने युआन की वैल्यू में, एंड इसी की वजह से टेंशंस बिटवीन द यूएस डॉलर एंड यूएस एंड चाइना ट्रेड डिस्प्यूट्स बिगैन विच लेड टू द एक्यूजेशंस कि चाइना इंटेंशनली अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहा है। इससे यूएस ट्रेजरी एट टाइम उसने काफी बारी चाइना को ये भी बोला है कि वो करेंसी मैनिपुलेटर भी है। एंड इसमें चाइना के बैंक का भी एक बड़ा रोल है, दैट इज द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। वो ज्यादातर इंटरव्यू करता है करेंसी मार्केट्स में ताकि वो स्टेबलाइज कर सके युआन को और मैनेज करते इकोनॉमिक कंडीशंस को। बट अब रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो युआन ने एक्सपीरियंस किया है, युआन फ्लक्चुएशंस काफी सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि ट्रेड टेंशन है, कोविड है, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स हैं और ग्लोबल मार्केट पॉलिसी में जो चेंजेस आ रहे हैं। बट चाइना का जो एक लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि वो इंटरनेशनलाइज कर सके युआन को और स्टैब्लिश कर सके उसे एज अ ग्लोबल करेंसी रिजर्व के रूप में। एंड मोर ओवर इट ऑल्सो एम्स टू शिफ्ट इट्स इकोनॉमिक मॉडल अवे फ्रॉम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ टुवर्ड्स अ मोर domestically driven economy. Okay, so this is something very informative as well as कि थोड़ा सा चिंतित वाली बात है कि अगर किसी भी कंट्री को इस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ाना है और वो अगर करेंसी मैनिपुलेशन करेगा तो इससे ओवरऑल जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इन्फ्लुएंस होगा। खैर जो भी है, चाहे वो चाइना पॉलिसी है, लेकिन जो सबसे मुद्दे की बात यह है कि हम अपने पड़ोसी अब बदल नहीं सकते। तो चाइना अब हमारा पड़ोसी है और कहीं ना कहीं आप देखिए, चाहे वो नेपाल के साथ रिलेशन हो, भूटान के साथ रिलेशन हो, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, तो जहां जहां पे भी इंडिया किसी और कंट्री के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है वहां वहां चाइनीज इन्फ्लुएंस आपको दिखाई दे ही जाता है। तो ऐसे में हम क्या समझे 2047, और जब हम इंडिया में ये देख रहे हैं कि नाम से शिफ्ट हो रहा है, या आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को और मजबूती से रख रहा है, चाहे वो अफ्रीका रिलेशन को और अच्छा करना हो, या आप देखिए तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की प्रेजेंस हो रही है। ऐसे में 2047 आते आते आप इंडिया चाइना रिलेशन को कहाँ देख पाते हैं? आई विल पास दिस क्वेश्चन टू देवांश।
यस दिवांश, 2047 तक आप कहाँ मैम देख पाते हैं? अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें तो ये बहुत एशिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और आज के टाइम पे वर्ल्ड में लीडिंग इकोनॉमीज में आती हैं। अगर इंडिया और चाइना को इनके रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं ये। और अगर इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मतलब एक कंधे दूसरे से के साथ कंधा मिलाता है, प्रॉपरली बिल्कुल। कोलैबोरेट करके काम करते हैं और अपने रिलेशंस को इम्प्रोवाइज करने की तरफ ध्यान देते हैं, तो मुझे हम्म लगता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे लीडिंग इकोनॉमीज और लीडिंग पावर्स होंगी इंडिया और चाइना। एशिया में इन दोनों कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एशिया को काफी ज्यादा, एशियन सब कॉन्टिनेंट को काफी ज्यादा लॉस होता है। और जहां तक हम अपने नेबर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या श्रीलंका हो गया, इन कंट्रीज को हमने देखा है कि चाइना ने अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के तहत काफी ज्यादा डेट अपने डेट ट्रैप पॉलिसी और एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के तहत काफी ज्यादा अपनी तरफ झुका लिया है और काफी डिपेंडेंट बना लिया है अपने लिए। ऐसे में एग्जैक्टली। इंडिया को अपने नेबर्स पे ये जरूर ध्यान देना देना पड़ जाता है कि चाइना इन कंट्रीज को अपने पे इतना डिपेंडेंट ना बना ले कि इनके सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट करे, सो दैट इंडिया चारों तरफ से घिर जाए। तो मुझे लगता है कि इंडिया चाइना अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग इनटू वॉर्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं तो ये दोनों ही कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। और आई यस, आई जैसे कि इन्होंने ऑप्टिमिज्म के सॉरी। साथ ये बात बोली कि जो है अगर दोनों साथ साथ आते हैं तो बेसिकली हो सकता है कि जो ओवरऑल एशिया है उसकी ग्रोथ हो सके। बट द थिंग इज दैट कि नो बडी इन इंडिया विल ट्रस्ट चाइना। और फॉरेन रिलेशन में आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज होती है कहीं ना कहीं जो मेकियावेली का कोट है कि सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं बट वो अपनी कभी प्रॉपर्टी नहीं भूलते। तो सेम वे जिस तरीके से जो बिट्रेयल हुआ है चाइना की साइड से, आई डोंट थिंक दैट एनी इंडियन विल फॉरगेट दीज थिंग्स। बट यस, अगर साथ साथ आते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी ए विन विन सिचुएशन, बट उसके जो चांसेस है बहुत कम लग रहे हैं। ऐसे में ज्यादा अच्छा ये होगा कि इंडिया एक जो नाम की पॉलिसी है कि विदाउट इंडल्जिंग इन एनी वॉर, हम न्यूट्रल रह के अपने जो लोग हैं उनकी हित की बात करें या विश्व बंधुत्व की बात करें, ग्लोबल पीस की बात करें। ये तो आने वाला टाइम भी बताएगा, बट ऑप्टिमिज्म के साथ लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले टाइम में एशिया या जो वर्ल्ड है वो कोई वॉर ना फेस करे बल्कि पीस की तरफ हम सब लोग चलें। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो भी कमेंट्स हैं वो आप हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इंडिया चाइना रिलेशन को कहाँ पे देखते हैं। हैव अ नाइस डे।